हेलो क्लास 12। आपके लिए मैं डेली ऐसे ही वीडियोस लेकर के आता हूं क्योंकि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते हैं, शेयर करते हैं और हमें सपोर्ट करते हैं। और मुझे पूरी तरह से याद है, किसी भाई ने, किसी स्टूडेंट ने मुझे कमेंट किया था कि सर प्लीज़ आप पूरे इंपॉर्टेंट डेरिवेशंस का एक वीडियो अलग से बना दें। तो मैं बताऊं कि मैं उनकी कमेंट्स को पढ़ा हूं और मैं उनके लिए एक ऐसा वीडियो बनाऊंगा जिसमें कि सारे डेरिवेशंस इंपॉर्टेंट होंगे चैप्टर वाइज। ठीक है, तो पहले मैं फर्स्ट चैप्टर का बनाऊंगा, फिर सेकेंड। फिलहाल ये सीरीज़ ख़त्म हो जाए तब, ये सीरीज़ का मतलब जैसे ही फर्स्ट चैप्टर ख़त्म होता है मैं एक डेरिवेशन का अलग से वीडियो बना दूंगा। ओके, तो अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, नए हैं, तो उसको सब्सक्राइब कर दें और उसको प्लीज़ शेयर कर दें ताकि हमें भी थोड़ी हेल्प मिल सके और हमें मोटिवेटेड हो सकें हम, ताकि आपको और अच्छे से अच्छा वीडियो हम आपको प्रोवाइड कर सकें। तो चलिए आज का वीडियो हम स्टार्ट करते हैं नए क्वेश्चंस के साथ। ये चैप्टर जल्द ही ओवर होने वाला है। चलिए, तो आज का जो क्वेश्चंस है, फर्स्ट क्वेश्चन आप दे सकते हैं क्या है। एन इन्फाइनाइटली लॉन्ग थिन स्ट्रेट वायर हैज़ अ यूनिफॉर्म लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्डा, ऑब्टेन द एक्सप्रेशन फॉर द इलेक्ट्रिक फील्ड ई एट द पॉइंट लाइंग एट द डिस्टेंस एक्स फ्रॉम द वायर यूजिंग गॉस लॉ। ओके, इसी का फिर बी पार्ट है बच्चा। सो ग्राफिकली द वेरिएशन ऑफ दिस इलेक्ट्रिक फील्ड ई एज द फंक्शन ऑफ डिस्टेंस एक्स फ्रॉम द वायर। ये क्वेश्चन 2020, 2018, 2017, 2015 इतनी बार आया है, बस अलग अलग तरीके से आया है। अलग अलग तरीके का मतलब है बच्चा, इसी क्वेश्चंस को लिखने के तरीके थोड़े सेंटेंसेस में इधर उधर हुए हैं। बाकी ये क्वेश्चन कई बार रिपीट किया हुआ है। ठीक है, तो मैं इस क्वेश्चंस का अब आपको सॉल्यूशंस कराता हूँ, तो इसको बहुत अच्छे से आप प्रिपेयर कर लेंगे। ओके, डेरिवेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो चलिए इसका सॉल्यूशन देखते हैं क्या होगा। तो बच्चा देखिए, तो बोल रहा है एक लॉन्ग स्ट्रेट वायर है जो इन्फाइनाइटली लेंथ का है। ठीक है, तो ये लॉन्ग स्ट्रेट वायर है। ठीक है बच्चा, जिसकी लेंथ इन्फाइनाइट है। ठीक है, ठीक है बच्चा, जो इन्फाइनाइट लेंथ का है, जो इन्फाइनाइट लेंथ का है। ठीक है, और इसको यूनिफॉर्मली चार्ज किया गया है। यूनिफॉर्मली बच्चा इसको चार्ज किया गया है। ठीक है, और इसकी चार्ज डेंसिटी जो है वो लैम्डा है। ठीक है, हमको इसके कारण इससे स्मॉल आर डिस्टेंस पर कोई पॉइंट पी है जहाँ पर हमको पता करना है कि इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का फार्मूला डिराइव करना है। ठीक है बच्चा, तो हम क्या करेंगे, गॉस थ्योरम का यूज करके इस डेरिवेशन को हमको करना है। तो हम क्या करेंगे, हम एक ऐसा गॉसियन सरफेस कंसीडर करेंगे जो इससे सिमेट्री रखता हो। क्योंकि ये हमारी बॉडी लीनियरली है, इसलिए जो हमारा गॉसियन सरफेस होगा वह भी कोई लीनियर बॉडी होगी। यानी कि हम यहाँ पे एक सिलेंडर कंसीडर करेंगे जो इसको पूरी तरह से कंसिस्ट करता होगा, और उस सिलेंडर की रेडियस जो होगी वह स्मॉल आर होगी। क्लियर बच्चा, तो हमने क्या किया कि स्मॉल आर ये बच्चा स्मॉल आर रेडियस का एक सिलेंडर, एक गॉसियन सिलेंडर हमने जो है यहाँ पे कंसीडर कर लिया। ठीक है बच्चा, ये सिलेंडर है जिसकी रेडियस स्मॉल आर है। ठीक है, हमने कंसीडर कर लिया। इससे स्मॉल आर डिस्टेंस पर कोई पॉइंट पी है जहाँ पर हमको इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करनी है। इसकी चार्ज डेंसिटी लैम्डा है बच्चा। तो लैम्डा लीनियर चार्ज डेंसिटी होती है, और लीनियर चार्ज डेंसिटी कैसे डिफाइन होती है बच्चा, लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्डा इक्वल टू होता है Q/L। ठीक है, यानी किसी भी बॉडी के यूनिट लेंथ पर कितना चार्ज है उसी को हम लोग कहते हैं लीनियर चार्ज डेंसिटी। ठीक है, तो अगर हमने मान लिया कि इसकी लेंथ L है और इस पर कुल चार्ज Q है, तो इसकी लीनियर चार्ज डेंसिटी कितनी होगी, Q/L। ठीक है, तो ये लीनियर चार्ज डेंसिटी आपको पता चल गई। अब इसकी रेडियस कितनी है, R। ठीक है, जो इसकी डिस्टेंस है। तो देखिए, किसी भी लीनियर बॉडी को जब आप चार्ज देते हैं तो उसके केवल इसी सरफेस पर, उसके केवल इसके सरफेस पे ऐसे जो होगी उस लाइन पर केवल चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। ठीक है, तो इस चार्ज के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वह यहाँ भी होगी। और देखिए, ये हमने गॉसियन सरफेस डाला हुआ है, तो यहाँ भी हो सकता है इस सरफेस पे भी फ्लक्स निकले। जैसा कि मैंने प्रीवियस वीडियो अगर मेरा आप देखेंगे तो वहाँ पे मैंने बताया है कि कोई भी चार्ज अगर किसी भी बॉडी के अंदर इनक्लोज्ड है तो उस बॉडी के पास जितने सरफेस हैं सबसे इलेक्ट्रिक फील्ड्स निकलती हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बाहर आती हैं। तो जब इलेक्ट्रिक फील्ड इधर भी आएगा, इधर भी आएगा, इधर इधर हर जगह, तो इससे इलेक्ट्रिक फील्ड्स लाइंस हर जगह से आएंगी तो फ्लक्स देगा हर जगह। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पर जो फ्लक्स होगा बच्चा वह किधर होगा, देखिए प्लस है तो प्लस के कारण जो चार्ज, जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वह उससे दूर की तरफ होगी बच्चा, इस साइड। ठीक है, और इसका जो सरफेस है ऊपर की तरफ है,
यानी इसके सरफेस की डायरेक्शन किधर है बच्चा, ऊपर की तरफ। तो इन यहाँ पर इस सरफेस के लिए हम बात करें तो इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच की डायरेक्शन कितनी है, 90 डिग्री, यानी थीटा 90 डिग्री बनाता है। इसलिए यहाँ फ्लक्स जो हो जाएगा बच्चा वो जीरो, क्योंकि फ्लक्स इक्वल टू हमने पढ़ा है ई ए कॉस थीटा, और कॉस 90 की वैल्यू जीरो होती है, इसलिए इस सरफेस से पास होने वाला फ्लक्स कितना हो जाएगा, जीरो। और वहीं इस सरफेस से कितना फ्लक्स पास होगा बच्चा, देखिए क्योंकि लीनियर बॉडी है इसलिए केवल एक ही सरफेस से फ्लक्स पास होगा, ठीक है, इधर नहीं जाएगा, क्लियर, केवल ऊपर नीचे और इधर बस, ठीक है ना बच्चा। हाँ, क्योंकि बॉडी लीनियरली है, तो इधर से जाने वाला लीनियरली बॉडी पे चार्ज कहीं भी देंगे बस एक ऐसे लीनियरली वो फैल जाएगा, ये नहीं कि उसके इधर इधर होगा, ऐसा तो होगा नहीं। इसीलिए केवल एक तरफ वो चार्ज डिस्ट्रीब्यूट होगा और एक ही तरफ लाइंस निकलेंगी, ठीक है। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इधर निकलेंगी, तो प्लस है तो प्लस के कारण फील्ड की डायरेक्शन बच्चा इधर हो जाएगी, और इस वाले सरफेस की डायरेक्शन आउटवर्ड आउटसाइड, यानी इधर एरिया वेक्टर की डायरेक्शन। तो यहाँ आप देख सकते हैं बच्चा कि इस सरफेस पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर की डायरेक्शन है वो सेम है, यानी कि थीटा इक्वल टू कितना है, 0 डिग्री। तो यहाँ से जो फ्लक्स हो जाएगा बच्चा वो फाई इक्वल टू ई ए कॉस 0, और कॉस 0 डिग्री की वैल्यू 1 होती है, तो फाई इक्वल टू हो जाएगा ई ए, ठीक है। तो नेट फ्लक्स जो पास होगा बच्चा वो यहाँ से कितना हो जाएगा, वह हो जाएगा ई ए प्लस 0, यानी कि कितना आ जाएगा बच्चा, ई ए, ठीक है। ऐसे ही यहाँ से भी 0 आ जाएगा, क्योंकि यहाँ भी जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है वह इधर और एरिया वेक्टर की डायरेक्शन नीचे, यानी इनके बीच का भी एंगल 90 डिग्री, यानी ये भी फ्लक्स क्या होगा बच्चा, 0। यहाँ से भी फ्लक्स कितना पास होगा बच्चा, 0। तो इस तरह से जो नेट फ्लक्स पास होगा वह इस गॉसियन सरफेस से वो कितना होगा, ई ए। इसको हम लोग मान लेते हैं इक्वेशन नंबर फर्स्ट, ठीक है। अब अकॉर्डिंग टू द गॉस थ्योरम, गॉस ने क्या बताया कि द नेट फ्लक्स फाई ई इज इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, यानी कि ये किसके अकॉर्डिंग, गॉस थ्योरम के अकॉर्डिंग टू गॉस क्या हो जाएगा बच्चा, फाई इज इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, इक्वेशन नंबर सेकेंड। क्योंकि गॉस ने बताया था कि जो टोटल फ्लक्स हो जाएगा वह 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट टाइम्स ऑफ द नेट चार्ज बाउंड थ्रू द सरफेस, यानी सरफेस से अंदर बंधे हुए बाउंड टोटल चार्ज का 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट टाइम्स होता है फ्लक्स। और ये जो था ये फ्लक्स की डिफिनीशन से हमने लिख दी, जो फ्लक्स की डिफिनीशन होती है ई ए कॉस थीटा, ठीक है। तो आप चाहें तो यहाँ पे लिख दे सकते हैं अकॉर्डिंग टू द डिफिनीशन ऑफ फ्लक्स, ठीक है बच्चा। ये फ्लक्स की डिफिनीशन से हो गया, ये गॉस की थ्योरम से हो गया, दोनों ही अलग अलग तरीके से कैलकुलेट किए गए फ्लक्स हैं जो इसी के कारण आए हैं, इसलिए दोनों इक्वल होगा। तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड हम लोग दोनों को क्या करेंगे बच्चा, इक्वल कर देंगे। तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड तो क्या है बच्चा, ई ए इज इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, यहाँ से ई निकालेंगे बच्चा तो क्यू अपॉन ए एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। अब देखिए बच्चा हम लोग क्या कर सकते, ए यानी एरिया किसका, इस गॉसियन सरफेस का, और गॉसियन सरफेस कैसा है, सिलेंड्रिकल, तो सिलेंडर का एरिया कितना होता है बच्चा, 2 पाई आर एल, ठीक है। इसलिए ई इज इक्वल टू यहाँ पे क्यू की जगह हम लोग यहाँ से क्या लिख सकते हैं, लैम्डा इंटू एल, देख सकते हैं ना, क्यू इक्वल टू क्या आ जाएगा, लैम्डा इंटू एल। तो क्यू के प्लेस पे बच्चा हमने प्लेस कर दिया लैम्डा इंटू एल अपॉन ए की जगह हमने रख दिया 2 पाई आर एल, और ये हो गया एप्सिलॉन नॉट, यल से यल क्या हो गया बच्चा, कैंसिल हो गया। तो यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड ई इज इक्वल टू आ गया बच्चा 1 अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, इंटू में बच्चा, या यहाँ पे सीधे लैम्डा रख सकते हैं, यानी कि ई इंटू में आर, ये आर भी बचा हुआ है, यानी 1 अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट लैम्डा अपॉन आर। ये आ गया नेट इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू द इन्फाइनेटली लॉन्ग स्ट्रेट वायर विच इज़ यूनिफॉर्मली चार्ज हैविंग द चार्ज डेंसिटी लैम्डा, क्लियर। तो ये इस क्वेश्चन का आंसर हो गया, जो एक नहीं कई बार पूछा हुआ है, इसलिए आपको इसको अच्छे से तैयार कर लेना चाहिए। फिर भी कोई प्रॉब्लम है तो आप बताइए, ठीक है। इसी में नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा था बच्चा वह इसके बी पार्ट में पूछा था कि सो ग्राफिकली द वेरिएशन ऑफ दिस इलेक्ट्रिक फील्ड ई एज द फंक्शन ऑफ डिस्टेंस एक्स फ्रॉम द वायर, ठीक है। कह रहा है अब इसी ई को आप दिखाइए कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड ई है वह इससे डिस्टेंस के साथ जो होती है, मतलब आर, देख सकते हैं आप इलेक्ट्रिक फील्ड डिस्टेंस के साथ कैसे वेरीज कर रही है बच्चा, ई प्रोपोर्शनल 1 अपॉन आर, यानी कि ई आर की इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। कह रहा है इसको ग्राफिकली दिखाइए, आप इसको ग्राफ के द्वारा दिखाइए कि इसका वेरिएशन कैसे हो रहा है, क्लियर। तो चलिए इसका ग्राफ देख लेते हैं, फिर ये क्वेश्चन कंप्लीट होगा। तो देख लीजिए ये इसका ग्राफ होगा बच्चा, ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस बच्चा,
ठीक है, ये वाई एक्सिस और ये एक्स एक्सिस और ये इसका ग्राफ। ये ठीक है बच्चा, ये इसका ग्राफ। क्लियर, ये इसका ग्राफ यहाँ पे लिख देंगे ई प्रोपोर्शनल 1/r। क्लियर, यहाँ पे r और यहाँ पर e। क्लियर, तो ये क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हुआ। तो आप इसको अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। तो ये डेरिवेशन हो गया और ये इसका ग्राफ। ठीक है, ओके। तो चलिए हम लोग अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मैं क्वेश्चन अटैच करना भूल गया हूँ बच्चा, तो मैं अभी इसमें क्वेश्चन अटैच कर रहा हूँ। ठीक है, जो आपको क्वेश्चन एक साथ दिखेगा। तो मैं आपको बता दूं कि इसी टॉपिक में एक बार और क्वेश्चन आया था जो थोड़ा सा चेंज है। ठीक है, जो इसी से रिलेटेड है, उसमें ए बी और सी पार्ट से, मतलब ए पार्ट तो यही था, बी पार्ट यही था, लेकिन एक सी पार्ट भी था। तो मैं उसे भी यहीं पे सोल्यूशन करा दे रहा हूँ। ठीक है, तो पहले नहीं था लेकिन अभी मैं अटैच करके इसको बता दे रहा हूँ। तो सी पार्ट है बच्चा, कह रहा है फाइंड द वर्क डन इन द ब्रिंगिंग अ चार्ज क्यू फ्रॉम परपेंडिकुलर डिस्टेंस r1 टू r2 वेयर r2 इज ग्रेटर देन r1, जैसा कि आप देख रहे हैं। ठीक है, ये मैंने अभी लाया तो अभी मैं इसका सोल्यूशन करा रहा हूँ। क्लियर बच्चा, तो इसी में सी पार्ट है ये। ठीक है, फाइंड द वर्क डन इन ब्रिंगिंग अ चार्ज क्यू फ्रॉम परपेंडिकुलर डिस्टेंस r1 टू r2 इज ग्रेटर देन r1। तो इसका सोल्यूशन देखिए कैसे होगा। ओके बच्चा, तो सेम वही है, मतलब आप देख सकते हैं। तो यहाँ पे ये बोल रहा है कि मान लीजिए ये ऊपर की रॉड थी। ठीक है, कह रहा है कि किसी चार्ज क्यू को लेकर के आना है। कहाँ से कहाँ तक बच्चा, मान लीजिए इस पॉइंट P से Q तक लाना है, जहाँ पर कह रहे हैं कि इसको P, इसको यम मान लेते हैं क्योंकि Q चार्ज है। पॉइंट P से यम तक लाना है, जहाँ पे ये डिस्टेंस R2 है। ठीक है, यहाँ तक की, और यहाँ तक की डिस्टेंस बच्चा R1 है। ठीक है, तो कह रहे हैं R2 से R1 तक इसको लेके आना है। तो बताइए कितना वर्क डन होगा वेयर R2 इज ग्रेटर देन R1। क्लियर बच्चा, वेयर R2 इज ग्रेटर देन R1। तो क्या करेंगे, यहाँ से एक छोटी सी डिस्टेंस तक इसको लाने में जो वर्क डन होगा बच्चा, वह कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा DW इक्वल टू F इंटू DR। ठीक है, एक स्मॉल वर्क डन हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है बच्चा, अब इसको सॉल्व करेंगे, DW इक्वल टू FDR cos 0 डिग्री यानी 1 हो जाएगा। तो यहाँ से W निकालेंगे तो नेट W क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ FDR फ्रॉम R1 टू R2। ठीक है बच्चा, लोअर लिमिट R1 अपर लिमिट R2। क्लियर, अब F इक्वल टू क्या हो जाता है बच्चा, Q इंटू ई DR। क्लियर, F इक्वल टू क्यू ई होता है। और अभी हमने पढ़ा कि एक लॉन्ग इनफाइनाइट वायर के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है किसी पॉइंट पर, वह कैसे वेरीज करती है। तो यहाँ आप देख सकते हैं E इक्वल टू 1/2 पाई एप्सिलॉन नॉट लैम्डा अपॉन R। तो हम क्या करेंगे, इसकी वैल्यू को यहाँ पे रख देंगे। तो क्या हो जाएगा बच्चा, 1/2 पाई एप्सिलॉन नॉट लैम्डा अपॉन में R इंटू में DR, इंटू में बच्चा DR। ठीक है, तो अब देखिए ये सारी चीज़ें जो हैं वो कांस्टेंट हो जाएंगी, इतनी हम इसको बाहर कर लेंगे और फिर इसका इंटीग्रेशन कर देंगे R1 से R2 तक। क्लियर बच्चा, तो हो जाएगा W इक्वल टू Q अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू लैम्डा, बाहर हो गया बच्चा। इंटीग्रेशन हो जाएगा 1/r का इंटीग्रेशन क्या हो जाता है, log r। क्या हो जाता है बच्चा, log r। और उसके बाद ये लिमिट R2 टू R1। ठीक है, पहले अपर लिमिट फिर लोअर लिमिट। तो यहाँ पे आ जाएगा क्या, 1/2 पाई एप्सिलॉन नॉट Q इंटू लैम्डा, ब्रैकेट में पहले अपर लिमिट रखते हैं फिर माइनस लगा के लोअर लिमिट, log R1 माइनस log R2। क्लियर बच्चा, तो log R1 माइनस log R2। क्लियर, तो ये हो गया इसका आंसर। समझ में आ गया बच्चा। तो ये भी आपका एक फॉर्मूला था जो आपको देखने को यहाँ पे मिला। ओके बच्चा, अच्छा सॉरी यहाँ पे एक गलती हो गई कि ये R1 टू R2 है ना, R1 R2, ये R1 ये R2 है। क्लियर बच्चा, तो ये R2 और R1 हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपको मिल गया। तो ये 3 पार्ट इस क्वेश्चन में आए हुए थे। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन अब देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है बच्चा कि यूज गॉस थ्योरम टू फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ यूनिफॉर्मली चार्ज्ड इन्फाइनेटली लार्ज प्लेन थिन शीट विथ सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा यूजिंग गॉस थ्योरम। ठीक है, तो ये भी गॉस थ्योरम का एक एप्लीकेशन से ही क्वेश्चन है बच्चा, जो कि भी 2017, 2020, 2018 और 2019 में नहीं 2018 में ये क्वेश्चंस पूछा हुआ है। ठीक है, ये भी अलग अलग तरीके से कई बार ये क्वेश्चन रिपीट किया हुआ है। तो हम लोग इस क्वेश्चन को भी चलिए यहाँ पर देखते हैं कि इसका सोल्यूशन क्या होगा। ओके बच्चा, कभी MCQ के रूप में ये क्वेश्चन पूछ लेता है, तो कभी MCQ के रूप में जो पूछता है तो उसमें फार्मूले पे केवल आपका सोल्यूशंस करने के लिए आता है। तो इस टॉपिक से कई बार क्वेश्चन पूछा हुआ है। क्लियर, तो चलिए हम लोग इसका सोल्यूशन देखते हैं कैसे होगा। देखिए, तो बच्चा कह रहा है कि
गॉस थ्योरम का यूज करके एक इन्फाइनाइटली लॉन्ग प्लेन शीट है, तो ये हम लोगों ने एक इन्फाइनाइटली लॉन्ग प्लेन शीट बना ली, लॉन्ग प्लेन शीट बना ली बच्चा, ये जो कि यूनिफॉर्मली चार्ज्ड है, यूनिफॉर्मली चार्ज है, जिसकी सरफेस चार्ज डेंसिटी कितनी है बच्चा, सिग्मा है, जिसकी सरफेस चार्ज डेंसिटी कितनी है, सिग्मा है, और सिग्मा इक्वल टू होता है क्यू बाई ए, यानी कि किसी भी बॉडी के यूनिट एरिया पर कितना चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है उसको हम लोग सरफेस चार्ज डेंसिटी कहते हैं, और इसकी यूनिट क्या होती है, कूलम पर मीटर स्क्वायर, इसकी यूनिट क्या होती है बच्चा, कूलम पर मीटर स्क्वायर। ओके, तो ये सिग्मा इक्वल टू क्यू बाई ए, यानी कि इसकी यूनिट हो जाएगी कूलम पर मीटर स्क्वायर, जो कि ये दिया हमको। इसके कारण जो है इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करनी है। अब बेटा ये एक प्लेन शीट है, ये पेज, एक पेज होता है ना पेपर का, वो है, तो जब आप किसी पेज को चार्ज देंगे तो वह पेज के इस साइड भी फैलेगा चार्ज और पेज के उस साइड भी फैलेगा। उसी तरह से ये सीट के इस तरफ भी चार्ज होगा और सीट के उस तरफ भी चार्ज होगा, इसलिए जो इलेक्ट्रिक फील्ड का डिस्ट्रीब्यूशन होगा बच्चा वह यहाँ से लेके यहाँ तक होगा। ठीक है, इसलिए इसके कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे हम लोग एक ऐसा गॉसियन सरफेस कंसिडर करेंगे जो यहाँ से यहाँ तक जाता हो, इसके थ्रू सिमेट्री रखता हो, इसलिए इसके कारण भी हम लोग जो गॉसियन सरफेस कंसीडर करेंगे वह सिलेंडर ही करेंगे, वह कुछ इस तरीके का करेंगे, ऐसा। ठीक है बच्चा, ये गॉसियन सरफेस हमने कंसीडर कर लिया कि जो इसकी सारी इलेक्ट्रिक फील्ड को ऊपर, इधर, इधर और इधर सबको ये इंक्लूड कर रहा है। ठीक है, जिसकी सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा है। तो मान लीजिए एक पॉइंट यहाँ P है और एक पॉइंट यहाँ पे Q है, यहाँ पर R है और यहाँ पर S है। तो बच्चा इस प्लस के कारण जो फील्ड की डायरेक्शन होगी वह इधर होगी, E। ठीक है, और जो इसके पीछे वाले पेज पर जो चार्ज है उसके कारण जो फील्ड की डायरेक्शन होगी, प्लस है तो प्लस से दूर की तरफ होती है फील्ड की डायरेक्शन, वह होगी इधर, इधर। ठीक है, अब ये वाला सरफेस की एरिया की डायरेक्शन इधर है, इस वाले सरफेस के एरिया की डायरेक्शन इधर है। ठीक है बच्चा, और इस वाले सरफेस के एरिया की डायरेक्शन इधर है और इस वाले सरफेस के एरिया की डायरेक्शन इधर है। तो आप देख सकते हैं इस वाले सरफेस के लिए एरिया इधर, फील्ड इधर, यानी दोनों के बीच 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, इसलिए यहाँ फ्लक्स क्या हो जाएगा, जीरो। अभी पिछले वाले डेरिवेशन की तरह बच्चा, क्योंकि फाई इक्वल टू होता है ई ए कॉस थीटा और कॉस 90 डिग्री की वैल्यू जीरो, इसलिए ये टर्म क्या हो जाएगा, जीरो। उसी तरह से यहाँ भी फ्लक्स कितना आ जाएगा, जीरो, क्योंकि यहाँ भी फील्ड इधर है और एरिया वेक्टर इधर, तो यहाँ भी जीरो। लेकिन यहाँ पे हम देखें तो फील्ड की डायरेक्शन भी इधर है और एरिया की भी डायरेक्शन इधर बच्चा, इसलिए यहाँ पे फ्लक्स मिलेगा कितना, फाई इज इक्वल टू ई ए कॉस 0 डिग्री, क्योंकि दोनों सेम डायरेक्शन में एंगल जीरो बनेगा, ई ए। क्लियर बच्चा। इधर भी देखें तो एरिया की डायरेक्शन, इस वाले सरफेस के लिए एरिया की डायरेक्शन किधर है बच्चा, इधर। एरिया की डायरेक्शन हमेशा सरफेस से परपेंडिकुलर आउटसाइड होता है, इनसाइड भी ले सकते हैं, लेकिन आप जिधर भी लेंगे फिक्स लेंगे, तो सबका आउटसाइड ले रहे हैं इसलिए सबका आउटसाइड लेंगे, इनसाइड लेंगे तो सबका इनसाइड ही लेना पड़ेगा। ठीक है, तो इसकी आउटसाइड परपेंडिकुलर इसकी डायरेक्शन एरिया की हो गई, प्लस है तो प्लस के कारण फील्ड भी उससे दूर की तरफ होगी, तो फील्ड भी इधर हो गई। यहाँ भी थीटा जीरो है, इसलिए यहाँ भी फ्लक्स आपका ई ए कॉस जीरो यानी ई ए मिलेगा। ठीक है, इस तरह से आप देख सकते हैं यहाँ भी इसके कारण भी जो नेट फ्लक्स मिल रहा है बच्चा वो फाई इक्वल टू 510 520 प्लस 530 प्लस 530 बच्चा, सॉरी प्लस 53 ई ए हो गया बच्चा ये, और 54 ये हो गया ई ए। ठीक है, इस तरह से आपको टोटल फाई कितना मिल गया बच्चा, फ्लक्स कितना मिल गया यहाँ पे 2 ई ए। क्लियर, ये अकॉर्डिंग टू द डिफिनेशन ऑफ फ्लक्स। अब अकॉर्डिंग टू गॉस क्या हो जाएगा बच्चा, अकॉर्डिंग टू गॉस, गॉस ने क्या बताया कि जो नेट फ्लक्स होगा बच्चा फाई ई, वह टोटल बाउंडेड चार्ज का 1/ε0 टाइम्स होगा। ठीक है, तो अब हम यहाँ पे क्यू की जगह क्या रख सकते हैं, यहाँ पे क्यू की जगह सिग्मा इंटू ए रख सकते हैं। ठीक है बच्चा, तो यहाँ पर बच्चा हम रख देंगे क्यू की जगह सिग्मा इंटू ए अपॉन में ε0। ये हो गया इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, अब दोनों इक्वेशन को हम इक्वल करेंगे क्योंकि दोनों ही फ्लक्स हैं, इसलिए Q अपॉन 2EA इज इक्वल टू सिग्मा इंटू ए अपॉन में ε0। ये फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड से। ठीक है, अब यहाँ से E निकालेंगे तो 2A इसके नीचे चला जाएगा बच्चा, तो यहाँ से E इज इक्वल टू आ जाएगा सिग्मा ए अपॉन में 2A इसके नीचे, सिग्मा ए है 2A इसके नीचे आ जाएगा बेटा ε0। ए से ए कैंसिल हो जाएगा, तो इस तरीके से E कितना आ जाएगा बेटा, सिग्मा अपॉन 2 ε0। इस तरह से आप देख सकते हैं कि एक प्लेन शीट के कारण जो कि इनफाइनाइट है, ठीक है, एक इनफाइनाइटली प्लेन शीट के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड मिलती है वो कितनी मिली, सिग्मा अपॉन 2 ε0। ठीक है बच्चा, यह क्वेश्चंस भी कई बार आया है, इसलिए इसको भी आप अच्छे से प्रिपेयर कर लेंगे, डेरिवेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है यह भी। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बच्चा, नेक्स्ट क्वेश्चन भी इसी टॉपिक से रिलेटेड है, जिसमें जो भी 2-3 बार रिपीट किया हुआ 2019 और
2023 में भी ये आया हुआ है। और जो कि क्या है क्वेश्चन बेटा, टू लार्ज पैरेलल प्लेन शीट हैव यूनिफॉर्म चार्ज डेंसिटीज प्लस सिग्मा एंड माइनस सिग्मा, डिटरमाइन द इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन द सीट्स एंड आउटसाइड द सीट्स। ठीक है, तो इसके लिए हम कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं, ये जितनी बार भी आए क्वेश्चंस आप कर सकते हैं। क्लियर बच्चा? तो चलिए हम लोग इसको समझते हैं। तो देखिए बेटा, कह रहा है कि टू लार्ज पैरेलल प्लेन शीट, दो लार्ज पैरेलल प्लेन शीट है। ठीक है बच्चा, ये इस तरीके से टू लार्ज पैरेलल प्लेन शीट है। ये देखिए यहाँ पे टू लार्ज पैरेलल प्लेन शीट है बच्चा। ठीक है, कह रहा है कि एक को प्लस चार्ज दिया गया, इसकी चार्ज डेंसिटी प्लस सिग्मा है, इसकी चार्ज डेंसिटी बच्चा प्लस सिग्मा है, और वहीं इसकी चार्ज डेंसिटी माइनस सिग्मा है। इसकी चार्ज डेंसिटी कितनी है बच्चा? माइनस सिग्मा है। तो कह रहा है आप इलेक्ट्रिक फील्ड निकालिए बिटवीन द सीट, इन दोनों की सीट के बीच में निकालिए, एंड आउटसाइड द सीट, और इन दोनों सीट के बाहर, मान लीजिए यहाँ पॉइंट Q और यहाँ पॉइंट R, इन तीनों पॉइंट्स पे बताइए कि इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी। प्लेन सीट है बच्चा, तो अभी अभी आपने पढ़ा कि जो प्लेन सीट होती है उसके का इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होती है, ये। ठीक है, तो यानी कि अगर हम इस पॉइंट पे देखेंगे तो इस सीट के कारण भी इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, यानी E+। ठीक है बच्चा, और इस वाले सीट के कारण भी यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड होगी E-, यानी इस पर जो रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी इन दोनों के कारण होगी। वैसे ही इस पॉइंट पर भी बच्चा इसके कारण भी कुछ ना कुछ इफेक्ट होगा E+, और इसके कारण भी कुछ ना कुछ इफेक्ट होगा E-। क्लियर? इस पॉइंट पर भी इन दोनों ही सीट के कारण जो होगा इलेक्ट्रिक फील्ड देखने को मिलेगा। ठीक है बच्चा, इस पॉइंट R पर, इसके आउटसाइड यहाँ पर भी इसके कारण भी कुछ ना कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड देखने को मिलेगी, और इसके कारण भी यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड का इफेक्ट देखने को मिलेगा। तो इन तीनों पॉइंट पर रिजल्टेंट फील्ड क्या हो जाएंगी बेटा? ये डायरेक्शन पे डिपेंड करेगा, क्योंकि दोनों के कारण जो फील्ड होगी वह होगी तो इतना, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड केवल सिग्मा यानी चार्ज डेंसिटी पे डिपेंड करता है, डिस्टेंस से इससे कोई मतलब नहीं है, और साथ ही साथ इस पर कौन सा चार्ज है, प्लस है माइनस है, उससे भी इसका कोई इफेक्ट नहीं है। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि प्लस के कारण, बीच में हम पहले बीच वाले पॉइंट पे देख लेते हैं, इसके बिटवीन में, तो प्लस के कारण जो फील्ड होती है बच्चा वो उससे दूर की तरफ होती है, यानी इस डायरेक्शन में हो जाएगी E+, और माइनस के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है बच्चा वो उसकी तरफ होती है, तो ये माइनस है तो इसकी तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड मतलब इसी की तरफ इधर हो जाएगी। इस तरीके से आप देख सकते हैं कि बीच में दोनों ही प्लेटों के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो सेम डायरेक्शन में है, तो इसलिए ये दोनों प्लस हो जाएंगी। तो ये वाला फील्ड दोनों के कारण रखा के यहाँ पे प्लस हो जाएगा, तो कितना आ जाएगा? तो बच्चा यहाँ आ जाएगा E = σ/ε0 प्लस σ/ε0, और ये कितना आ जाएगा बच्चा? ये आ जाएगा 2 σ/ε0। सॉरी ये 2 है ना, 2 है, तो ये हाफ प्लस हो जाएगा, तो केवल आ जाएगा ये बच्चा σ/ε0। तो इनके बीच में इतनी इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगी। ठीक है, और आउटसाइड अगर हम देखें बच्चा, तो प्लस के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड उससे दूर की तरफ होती है, यानी इधर आएगी। ठीक है, और माइनस के कारण जो फील्ड होती है बच्चा उसकी तरफ होती है, यानी ये माइनस का फील्ड उसकी तरफ, यानी इधर हो जाएगी। आप देख सकते हैं दोनों जस्ट एक दूसरे के अपोजिट हैं, इसलिए जो रिजल्टेंट फील्ड होगी वो माइनस हो जाएगी, और दोनों के कारण फील्ड सेम होगी इसलिए माइनस हो जाएगा। तो यहाँ पर फील्ड कितनी आ जाएगी रिजल्टेंट बेटा? 0 पॉइंट के ऊपर। उसी तरह से पॉइंट R पर भी बच्चा प्लस के कारण यहाँ पे फील्ड उससे दूर की तरफ, यानी इस डायरेक्शन में आएगा, और माइनस के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी बच्चा वह माइनस की तरफ, यानी इधर आएगा। आप देख सकते हैं यहाँ भी दोनों अपोजिट आ रहे हैं, इसलिए यहाँ भी दोनों माइनस हो जाएगा, और यहाँ भी रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा बच्चा? 0, क्योंकि दोनों के कारण इक्वल होगा। इस तरह से आप देख सकते हैं कि दो प्लेन शीट जिस पर एक पर पॉजिटिव एक पर नेगेटिव चार्ज था, दोनों के कारण फील्ड उनके बीच में और आउटसाइड में कितनी होगी। ठीक है, ये भी क्वेश्चन आपका आया हुआ था, जो कि 2 मार्क्स का था, तो आप इसको भी अच्छे से तैयार कर लेंगे। कभी कभी ये दोनों पे सिमिलर चार्ज दे सकता है, तो सिमिलर चार्ज के लिए भी आप इसी तरह से कर सकते हैं बच्चा, कि अगर यह भी प्लस हो जाता है तो बीच में 0 हो जाएगा और किनारे पर इतना मिलेगा। ठीक है, इसी कॉन्सेप्ट का यूज करके। ठीक है, तो अगर ये भी प्लस हो जाता है बच्चा, तो यहाँ पर देखेंगे तो प्लस के कारण फील्ड उसके दूर की तरफ, और ये भी प्लस है, इसके कारण भी फील्ड किधर होगी? उससे दूर, यानी इधर हो जाएगी, तो दोनों अपोजिट मिलेंगे, इसलिए बीच में 0 मिल जाएगा, और किनारों पर क्या होगा? वही चीज़ आपको मैक्सिमम मिलेगा। क्यों? क्योंकि अगर ये भी प्लस रहेगा तो इसके कारण फील्ड क्या होगी? उससे दूर की तरफ ही होगी, यानी सेम डायरेक्शन में आ जाएगा, तो प्लस हो जाएगा। तो जब दोनों सिमिलर चार्ज होते हैं बच्चा, तो आउटसाइड मैक्सिमम फील्ड मिलती है σ/ε0, अब और बीच में 0 मिलती है, और जब दोनों अपोजिट चार्जेबल होते हैं तो बीच में मैक्सिमम मिलता है σ/ε0, और आउटसाइड 0 मिलता है। क्लियर? तो चलिए ये क्वेश्चंस भी क्लियर हो गया आपको। ओके बच्चा, तो चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चंस
हम लोग देखेंगे बच्चा, लेकिन ये वीडियो शायद ज़्यादा बड़ा हो जा रहा है, तो 24-5 मिनट्स का हो गया है, तो इसलिए हम लोग अगले वीडियो में अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। और जो नेक्स्ट वीडियो मेरा बनने वाला है उसको आप ज़रूर देखेंगे, क्योंकि उस वीडियो में पूरा हम एंड करने वाले हैं इस चैप्टर का, यानी इस चैप्टर से आने वाले सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को वहाँ पे अब ख़त्म करने वाले हैं, ठीक है। उसके बाद उसके बाद एक वीडियो हमारा आएगा जिसमें सारे इंपॉर्टेंट डेरिवेशंस होंगे इस चैप्टर के, यानी 2 वीडियो और 2 वीडियो के बाद इस चैप्टर की एंडिंग। क्लियर? फिर आपका बचेगा MCQ क्वेश्चंस। तो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस हम सोच रहे हैं कि लास्ट में जब एग्ज़ाम आ जाएगा तब कराते हैं तो ज़्यादा बेहतर पड़ेगा, ठीक है। इसलिए अभी जो है डेरिवेशन, न्यूमेरिकल्स, ये सब चीज़ें हम लोग अच्छे से कर लेते हैं, और फिर जो है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस हम लोग लास्ट में करेंगे। क्लियर बच्चा? तो आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें ज़रूर कमेंट में बताएं, और प्लीज़ हमारे वीडियोस को लाइक और शेयर भी कर दें। और हम आपके लिए इतना मेहनत कर रहे हैं, तो आप हमारे लिए बस इतना सा मेहनत करें कि हमारे वीडियोस को पूरा देखें, उसको शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक जाए, और इसे प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें। ओके, तो चलिए, थैंक यू, बाय बाय, टाटा।